तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं जानता हूं कि आप में से बहुतों को लगता है कि भूत प्रेत, आत्माएं, ये सब कहानियां भर होती हैं। लेकिन जो मैं अब सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ कहानी नहीं, मेरी जिंदगी का सबसे डरावना सच है। एक ऐसा सच जो आज भी मेरी नींदें उड़ा देता है। मेरा नाम राहुल है और मैं देख नहीं सकता। हां, मेरी आंखें नहीं हैं, लेकिन मेरा मन बहुत कुछ देख चुका है। ऐसा कुछ जिसे देखने के बाद आप शायद कभी अकेले कमरे में सोने की हिम्मत न कर पाएं। यह बात तब की है जब मैं एक कंपनी में ट्रेनिंग पर भेजा गया था। वहां मेरी मुलाकात मुकेश से हुई। हम दोनों एक ही कमरे में ठहराए गए। पहली मुलाकात में ही मुकेश मुझे अच्छा लगा। सीधा साधा, मददगार। शायद इसीलिए जब मेरी चादर रात को बार बार गिर जाती थी तो वो मुझे बिना कुछ कहे फिर से ओढ़ा देता था। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। मैंने मुकेश से पूछा, भाई, रात को मेरी चादर क्यों हट जाती है? वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तू यकीन करेगा नहीं, पर अब जब तूने पूछ ही लिया है तो सुन ले। उसने जो कहा वो मेरी रूह तक हिला गया। मैं जिस दोस्त दानिश से मिलने गया था उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो मेरी समझ से बाहर था। और फिर मुकेश ने बोलना शुरू किया। उसके लफ्ज जैसे जैसे हवा में तैरते कमरे का तापमान गिरता चला गया। मुझे लगने लगा जैसे कोई अदृश्य साया मेरी गर्दन के पास सांस ले रहा हो। और यही थी उस डर की शुरुआत। मुकेश की आंखों में उस वक्त अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ देख रहा हो, कुछ जो उस कमरे में हमारे अलावा भी मौजूद था। उसने लंबी सांस ली और बोला, उस दिन मैं दानिश के हॉस्टल गया था कुछ नोट्स लेने। रात के करीब 11 बज रहे थे। उसका रूम 3rd फ्लोर पर था। लेकिन जैसे ही मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा, एक अजीब सी बात महसूस हुई। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी पीठ से चिपक कर चल रहा हो। लेकिन जब पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। मैंने धीरे से पूछा, और तू फिर भी ऊपर चला गया? हां, मुकेश बोला, क्योंकि मैं डरता नहीं था। लेकिन उस दिन पहली बार मुझे अपने फैसले पर अफसोस हुआ। दानिश का कमरा नंबर 309 था। जब मैंने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं आया, लेकिन कमरे से धीमी धीमी बड़बड़ाहट की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी से बहस कर रहा हो। क्या दानिश अंदर अकेला था? मैंने पूछा। यही तो बात थी, मुकेश बोला, वो अकेला ही रहता था। उसने दरवाजा धीरे से धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। कमरे में एक तीखी बदबू थी, कुछ सड़ने जैसा। और सामने दानिश था, लेकिन वैसा नहीं जैसा हम उसे जानते थे। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल, और वो दीवार की तरफ देखकर किसी से बात कर रहा था। किससे बात कर रहा है रे? मैंने पूछा था। दानिश ने बिना पलटे कहा था, मत बोल, वो सुन रही है। कौन? मैंने कांपती आवाज में पूछा। और तब दानिश ने पहली बार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें जैसे खाली गड्ढे हों। उसके होंठ धीरे धीरे खुले और उसने कहा, जिस लड़की को हमने मारा था वो वापस आ गई है। मुकेश की आवाज कांप रही थी। कमरे की लाइट बहुत धीमी थी और खिड़की से आती हवा जैसे हमारे कानों में फुसफुसा रही थी। दानिश ने कहा था, जिस लड़की को हमने मारा था वो वापस आ गई है। उसका नाम नेहा था। नेहा? मैंने कभी उसका नाम नहीं सुना था। हॉस्टल में सैकड़ों लड़कियां थीं, लेकिन कोई ऐसा नाम मुझे याद नहीं आया। कौन नेहा? मैंने पूछा। मुकेश चुप रहा। फिर थोड़ी देर बाद उसने बताया, यह बात 2 साल पुरानी है, जब हम 2nd ईयर में थे। जून के महीने में नए स्टूडेंट्स आए थे। एक लड़की थी, बहुत शांत, बहुत सीधी सादी, छोटे शहर से आई थी। क्लास में ज्यादा बात नहीं करती थी। उसे रैग करने का प्लान बनाया गया था। मैंने धीरे से कहा, मतलब तुम लोग? हां, उसने गर्दन झुका ली। हमने रैगिंग की थी, लेकिन मामला बहुत आगे बढ़ गया। उस दिन बारिश हो रही थी। उसे टॉप फ्लोर की टेरेस पर ले जाया गया। वो डर रही थी, कांप रही थी। हमने कहा, यह बस एक फन गेम है। उसे आंखें बंद करके खड़ा किया। और तब दानिश ने। मुकेश रुक गया। उसका गला सूख चुका था। क्या किया था दानिश ने? मैंने धीरे से पूछा। मुकेश ने मेरी आंखों में देखा और कहा, उसने उसे धक्का दे दिया। मैं सन्न था। लेकिन यह एक्सीडेंट था, है ना? मैंने हौले से कहा। नहीं, मुकेश बोला। उसने कहा था, देखते हैं उड़ती है या गिरती है। हम सब हंस रहे थे।
और अगले पल वो नीचे थी। खून, चीख और फिर सन्नाटा। प्रिंसिपल ने मामला दबा दिया। कहा कि नेहा ने सुसाइड किया। सीवीसी बंद था, कोई सबूत नहीं था। लेकिन अब वो वापस आ गई है और उसे सब पता है। उसकी आत्मा उस हॉस्टल में ही भटक रही है, उसी कमरे में जहां दानिश रहता था। मैंने मुकेश से पूछा, तो दानिश की मौत खुदकुशी नहीं थी? उसने फुसफुसाकर कहा, उसने अपनी आंखों से नेहा को देखा था और फिर खिड़की से कूद गया। उसके कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, अब बारी तुम्हारी है। मैंने कांपती आवाज में पूछा, किसकी बारी है अब? मुकेश ने मेरी ओर देखा और बस एक शब्द कहा, मेरी। मुकेश की आंखों में जो डर था वो अब मेरे अंदर उतर चुका था। मैं कमरे की दीवार की तरफ देखने लगा। अजीब सी सीलन थी और उस सीलन के बीच में उंगली से खुरची गई लकीरें थीं, जैसे किसी ने नाम लिखा हो। मैंने धीरे से पूछा, ये क्या लिखा है दीवार पर? मुकेश ने जवाब नहीं दिया। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और दीवार पर ध्यान से देखा। NEHA, नेहा। वो नाम जो अब मेरे सपनों में भी आने लगा था। ये नाम यहां कैसे आया? मैंने मुकेश से पूछा। उसी दिन आया जब दानिश मरा था, उसने धीरे से कहा। मैंने इसे मिटाने की बहुत कोशिश की, पेंट करवाया, प्लास्टर चढ़वाया, लेकिन हर सुबह फिर से ये उभर आता है। मैं सिहर उठा। तुमने किसी को बताया? मैंने पूछा। किसे बताता? मुकेश बोला। प्रिंसिपल तो पहले ही हमें कवर कर चुके हैं। अगर अब मैं सच बोलूं तो सब जेल जाएंगे। लेकिन लगता है नेहा ने अब खुद फैसला कर लिया है। मैंने डरते हुए पूछा, किस बारे में? इंसाफ, मुकेश फुसफुसाया। और वो अपनी रैगिंग पूरी करेगी, आखिरी रैगिंग। अब की बार हम जूनियर होंगे और वो सीनियर। उस रात मैं हॉस्टल नहीं लौटा। मैं डर गया था। मैंने अपने घर फोन करके कहा कि तबीयत खराब है। लेकिन रात को 3:12 पर मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। नया संदेश मुकेश से। मैसेज में सिर्फ एक वीडियो था। मैंने डरते डरते प्ले किया। वीडियो की शुरुआत में एक लड़का दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा था। मुकेश। पीछे से किसी लड़की की धीमी पर बहुत डरी हुई आवाज आई, अब बोलो, मुझसे क्यों नहीं माफी मांगी? मुकेश ने कांपते हुए कहा, प्लीज नेहा, छोड़ दो मुझे। और तभी वीडियो की स्क्रीन हिलने लगी। चीखें, फिर सन्नाटा। आखिरी फ्रेम में दिखा, दीवार पर लिखा था, अब अगला कौन? मैंने मोबाइल गिरा दिया। मेरे माथे पर पसीना था और मन में सिर्फ एक सवाल, क्या मैं अगला हूं? मैं भागना चाहता था, सच में। मैं चाहता था कि यह सब बस एक बुरा सपना हो। लेकिन मोबाइल पर मुकेश की वो वीडियो असली थी और मुकेश अब हॉस्टल में नहीं था, कहीं भी नहीं। कॉलेज में उस दिन अफवाह फैल गई थी, मुकेश गायब है। किसी को नहीं पता कि वो कहां गया, लेकिन मुझे पता था वो गया नहीं था, उसे ले जाया गया था। मैंने उस रात पहली बार नेहा की पूरी कहानी जानने की ठानी। पुराने रिकॉर्ड्स, लाइब्रेरी की न्यूज आर्काइव्स और कुछ पुराने छात्रों से बात करके जो पता चला, उसने मेरी रूह कंपा दी। नेहा सच में थी। 2017 में इसी हॉस्टल के रूम नंबर 308 में रहती थी। उसका सपना था IAS बनना। बहुत तेज और शांत लड़की थी। लेकिन एक रात, फर्स्ट ईयर की शुरुआत में, सीनियर्स ने उसकी रैगिंग की। दानिश, मुकेश, राहुल और निधि, चारों ने मिलकर उसका मनोबल तोड़ा। उसे अंधेरे कमरे में बंद किया, भूतों की एक्टिंग की, जबरदस्ती शराब पिलाने की कोशिश की। और फिर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नेहा ने अगले दिन सुसाइड कर लिया, फांसी लगाई, उसी रूम नंबर 308 में। लेकिन कॉलेज ने उस खबर को दबा दिया। सीनियर्स को क्लीन चिट मिल गई और रूम नंबर 308 फिर से इस्तेमाल होने लगा। अब मुझे समझ आ गया था नेहा की आत्मा क्यों भटक रही है। उसे इंसाफ चाहिए था और वो एक एक करके अपनी अधूरी रैगिंग पूरी कर रही थी। दानिश मर चुका था, मुकेश गायब था। अब बचे थे राहुल और निधि, और शायद मैं, क्योंकि मैंने भी उस दिन नेहा की मदद नहीं की थी। उस रात मैंने फैसला किया, अब मैं छुपूंगा नहीं। मैंने सीधे रूम नंबर 308 की तरफ कदम बढ़ाए। कमरे का दरवाजा खुला था। हवा में अजीब सी ठंडक थी और कमरे के बीचों बीच रखी थी एक कुर्सी और ऊपर से लटकता हुआ फंदा। मैंने डरते हुए पूछा, नेहा, अगर तू है तो सामने आ। धीरे धीरे कमरे की लाइट झपकने लगी
और अचानक एक कोना अंधेरा हो गया। वहीं से एक परछाई निकली, लंबे बाल, सफेद ड्रेस, झुका हुआ चेहरा और पांव जमीन से ऊपर। वो नेहा थी। तू मुझसे माफी क्यों नहीं मांगता? उसकी आवाज बिल्कुल सपाट थी। तू वहां था, तूने रोका क्यों नहीं? मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली, मैं कुछ नहीं कह पाया। उसने मेरी तरफ देखा और फिर धीमे धीमे हवा में तैरती हुई पास आई। उसके बाल मेरे चेहरे को छूने लगे और मेरे कान में बस एक शब्द गूंजा, अब तेरी बारी है। क्या मैं बच पाया? क्या कोई भी बच सकता था? उसकी वो बात मेरे कानों में गूंजती रही, अब तेरी बारी है। जिस पल उसने ये कहा, मेरे सामने की हवा जैसे थम गई। मैं चीख नहीं सका, भाग नहीं सका, कुछ भी नहीं। मेरे चारों ओर अंधेरा घिरने लगा और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं 308 के फर्श पर पड़ा था। सांसें भारी थीं और सर में तेज दर्द। मैं उठने की कोशिश कर रहा था, तभी देखा कमरे की दीवारों पर खून से कुछ लिखा हुआ था। अब सिर्फ 2 बचे हैं और तू तीसरा है। यह खून इंसानी था। मैं हॉस्टल से बाहर भागा, सीधे प्राचार्य के ऑफिस, लेकिन उन्होंने कहा 308 में कोई नहीं गया, वो तो पिछले हफ्ते ही सील हुआ है। क्या? मैंने उन्हें बताया कि मैं उस कमरे में था। मैंने वो सब देखा, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में 308 का दरवाजा पूरी रात बंद था। मतलब मैं जहां था वो इस दुनिया में था ही नहीं। अगले ही दिन राहुल की लाश हॉस्टल के वॉशरूम में मिली। चेहरा नीला पड़ा था, आंखें बाहर को निकली हुई और गले पर वही फंदे के निशान। पुलिस आई, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला और मैंने देखा दीवार पर वही खून से लिखा वाक्य बदल गया था, अब सिर्फ एक बचा है और तू देख रहा है। अब सिर्फ निधि बची थी और शायद मैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि नेहा की रूह मुझसे क्या चाहती है। क्या वो मुझे मारना चाहती है या बस चाहती है कि मैं कुछ करूं? मैंने निधि को ढूंढा, हॉस्टल में, कैंपस में, लाइब्रेरी में, लेकिन वो जैसे गायब हो गई थी। तभी मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया, 308 में आओ, आखिरी अध्याय बाकी है, अननोन नंबर। मैंने कांपते हाथों से मोबाइल बंद किया और एक बार फिर रूम 308 की ओर बढ़ा। उस रात रूम 308 में नेहा मुझसे एक सौदा करने वाली थी। क्या था वो सौदा? क्या मैंने उसे स्वीकार किया? मैं एक बार फिर उस कमरे के सामने खड़ा था, रूम 308। दरवाजा अजीब सी सरसराहट के साथ अपने आप खुला। कमरे के अंदर वो वही पुराना अंधेरा, वही सड़ांध और वो ठंड जैसे मौत की सांस हो। मैंने कांपते हुए कदम रखा और तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी और उसकी लौ में मुझे दिखी नेहा की परछाई। वही बाल, वही सफेद ड्रेस, लेकिन अब उसका चेहरा अधछला था, जैसे मौत ने भी उसे अधूरा छोड़ा हो। उसने मुझे देखा और धीरे धीरे कहा, तू चाहता है ये सब रुके, सब मरना बंद कर दें? मैंने सिर हिलाया। उसने जवाब दिया, तो बस एक काम कर दे, मुझे इंसाफ दिला दे। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। मैंने बस देखा वो दीवार की तरफ इशारा कर रही थी। वहां एक पुराना डायरी पेज चिपका था जिसमें नेहा ने अपनी रैगिंग की डिटेल्स लिखी थी। कौन कौन था उस रात, उन्होंने क्या किया, कैसे उन्होंने उसकी चीखें अनसुनी की। और लास्ट लाइन में लिखा था, अगर ये पढ़ रहा है तो तू मेरा आखिरी गवाह है या मेरा अगला शिकार। मेरे सामने अब 2 रास्ते थे, या तो मैं सब बाहर लाकर सबूत दूं और निधि समेत सब सीनियर्स को एक्सपोज कर दूं, या फिर मैं चुप रहूं और अगला मरने वाला मैं बनूं। नेहा की आंखें मेरी आत्मा में घुस रही थीं। मैंने कांपते हुए कहा, मैं तुझे इंसाफ दिलाऊंगा। और उसी वक्त 308 का पूरा कमरा आग की लपटों में घिर गया। मैं बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। डॉक्टर ने बताया, तू बेहोश था, लेकिन शरीर पर कोई जलने का निशान नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन मेरी जेब में वही डायरी का पेज मौजूद था। अब मेरा फैसला पक्का था। मैंने पूरी बात एक वीडियो में रिकॉर्ड की, वो पेज भी दिखाया और उसे कॉलेज की अनऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। नेहा की सच्चाई अब सबके सामने थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जिस दिन वीडियो वायरल हुआ, निधि ने हॉस्टल की छत से कूदकर सुसाइड कर लिया
और सीसीटीवी फुटेज में आखिरी बार उसके पीछे एक लड़की को देखा गया, सफेद कपड़ों में। नेहा को इंसाफ मिल गया था, लेकिन वो अब भी 308 में रहती है। क्यों? शायद वो अब वहां रहना चाहती है, क्योंकि अब हर साल कोई नया फर्स्ट ईयर स्टूडेंट वहां जाता है और फिर कुछ सुनाई नहीं देता।